हाय एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। अगर आप एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टोटल देखो हिस्ट्री के 10 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है। और एक लेक्चर लगभग 1 घंटे का होगा, तो टोटल जो हम हिस्ट्री कवर करेंगे वो 10 घंटे में टोटल हिस्ट्री कवर करेंगे। और ये जो हम हिस्ट्री कवर करेंगे ये थ्रू पीवाईक्यूज करेंगे। थ्रू पीवाईक्यूज का मतलब क्या है? जो एसएससी जीडी 2024 का पेपर हुआ है उसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल आपके 200 क्वेश्चंस हैं जो बने हैं। टोटल हम 200 क्वेश्चंस देखेंगे और टोटल हम 200 क्वेश्चंस के साथ जैसे कोई क्वेश्चंस आता है और सपोज वो क्वेश्चन मौर्यन पीरियड से पूछा गया तो मैं आपको पूरा मौर्यन पीरियड पढ़ाऊंगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। जो जो टॉपिक आपने एक एक दो दो घंटे में पढ़ते हो वो मैं आपको 15 से लेके 20 मिनट में कराऊंगा। कॉन्साइज वे में करेंगे, हम क्रिस्प वे में करेंगे और उतना ही करेंगे जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम हिस्ट्री करें और उतना ही करें जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आप ये 10 लेक्चर देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन, आप एसएससी जीडी 2025 एग्जाम देने जब जाओगे, आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन इन 10 वीडियो से बाहर नहीं आएगा। इस बात को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। और ये वीडियोज, ये जो लेक्चर्स हैं हिस्ट्री के, सिर्फ एसएससी जीडी के लिए काम नहीं आने वाले हैं। आगे चल के आप कोई भी एग्जाम देना, या अगर अभी आप जीडी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप ये लेक्चर्स देख सकते हो। इन लेक्चर्स के थ्रू आप कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर लोगे। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम देने चले जाना, कोई भी रेलवे का एग्जाम देने चले जाना, या कोई भी वनडे एग्जाम देने चले जाना जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, यहाँ से बाहर आपको सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। टोटल 10 घंटे में हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेंगे और ये आपकी 100% हिस्ट्री कवर कराएगा। आइदर आप अब किसी भी एग्जाम को देने चले जाना, एसएससी जीडी के लिए तो स्पेशली ये लेक्चर्स है ही हैं यहाँ पर हमारे। ये हमारा लेक्चर 1 है। और देखो ये 10 लेक्चर देखने के बाद आपको हिस्ट्री के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। हमारे टोटल 10 लेक्चर आएंगे, मंडे टू फ्राइडे हमारे लेक्चर आएंगे टोटल 10, और ये हमारा पहला लेक्चर है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a tree at बोध गया in बिहार। गौतम बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार के लिए अपना मार्ग स्वयं खोजने का निश्चय किया और बिहार के बोध गया में एक वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो बेसिकली जो आपसे सवाल में पूछा गया है कि जो उन्होंने ध्यान किया था, मेडिटेशन की थी, वो किस पेड़ के नीचे की थी, तो उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीपल पेड़ के नीचे। अब देखो गौतम बुद्ध से जब सवाल आया है तो ये बुद्धिज्म के फाउंडर रहे हैं, इन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की थी। तो बेसिकली अब बुद्धिज्म से आपके पेपर में या डिफरेंट पेपर में, चाहे वो CGL है, CHSL है, GD है, या किसी रेलवे एग्जाम में जो सवाल बने हैं या आपके बन सकते हैं पेपर में, ठीक है, जो आपका आने वाले टाइम में पेपर होने वाला है, वो सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म देखो पढ़ने को तो बहुत बड़ा है, बौद्ध धर्म छोड़ो, हिस्ट्री पढ़ने को बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको कराऊंगा वो एक एक पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं एक भी चीज़ फालतू ना कराऊं जो आपको ऑलरेडी बर्डन कर दे, ऑलरेडी आपको ऐसा लगा दे कि यार इतना कैसे याद करेंगे। हम जो चीज़ें करेंगे, ये जो हम पूरी हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, बहुत ही कॉन्साइज और क्रिस्प वे में करने वाले हैं जहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक है। हम बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं। और देखो बुद्धिज्म को बोला जाता है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि अब जैसे कोई नाम वगैरह होंगे तो मैं उन्हें हिंदी में ही लिखूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इंग्लिश में लिखूंगा, और जो चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे हिंदी में बतानी चाहिए वो लिख लेना। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा अपना कि थोड़ा बहुत जितनी मुझे मैं समझ पाऊँ चीज़ों को एग्जैक्ट हिंदी बता पाऊँ, वो आपको लिखवा पाऊँ। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता, किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, तो आप गूगल पे करके वो लिख लो, अभी लिखने के बाद गूगल कर लेना। ठीक है। तो हम शुरुआत देख लेते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो इनके जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे।
तो देखो, अब गौतम बुद्ध को मुझे हिंदी में दो जगह ऐसे तो लिखना नहीं है कि पहले मैं इसे इंग्लिश में लिखूं फिर इनके बाद इनका गौतम बुद्ध। अब मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ तो, और वैसे भी आप इसे हिंदी में लिख लो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 560 BC में हुआ था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। और जन्म पता है तो डेथ भी पता होनी चाहिए कि जो इनका ये तो है बॉर्न, मतलब इनका जन्म, ठीक है। ये तो इनका हुआ है जन्म। जब आपको जन्म पता है तो डेथ पता होनी चाहिए कि मृत्यु कब हुई इनकी। तो जो इनकी डेथ है वो हुई है लगभग इसके 80 ईयर्स के थे। तो आप बताओ 80 ईयर्स के थे तो 583 BC, ठीक है। बेसिकली बीसी में हम उल्टे आते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है। जब आगे टाइम बढ़ते जाता है तो कम होता जाता है वो। तो और कहाँ हुई थी? यूपी में हुई थी, इनकी डेथ हुई थी यूपी में। और यूपी में कहाँ पर? कुशीनगर में, कुशीनगर में। तो मतलब ऐसे याद कर लो कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो खुशी खुशी हो गई, ठीक है। और इनके जो फादर है, उन फादर का नाम था, इनके जो फादर है उनको, उनका नाम था सुधोधना, सुधोधना। ये सारी चीजें सवाल बनते हैं यहाँ से, ठीक है। उनके फादर का नाम पूछा जाता है। अच्छा, इनके बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है। इनका जो गौतम बुद्ध थे उनका चाइल्डहुड नेम, हिंदी वाले लिखेंगे इनके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। चाइल्डहुड नेम क्या था आपका? इनका, सॉरी, सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। जो हिंदी में वाले हैं वो हिंदी में लिख लो, सिद्धार्थ नाम था। और इनके बारे में जो सवाल बनते हैं, इनकी मदर का नाम भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फादर और मदर का इतना नाम पूछा नहीं जाता है, लेकिन वही है कि एक आध सवाल एक आध बार पूछा गया है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा ना भी याद रखोगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। महामाया गौतमी इनका मदर का नाम था। इनकी पूरी फैमिली देख लेते हैं, ठीक है। वाइफ का नाम था यशोधरा, वाइफ का नाम था यशोधरा। और इनकी जो एक बेटा था, सन था, उसका नाम था राहुल। उनका नाम क्या था? राहुल था। तो ये चीज़ है, इनका ये हो गया फैमिली डिटेल्स, कब जन्म हुई कब मृत्यु हुई, ये तो सवाल बनेंगे आपके यहाँ से। तो एक तो ये नोट डाउन कर लो। फिर हम बात करेंगे अभी इन्होंने घर कौन सी एज में छोड़ा, जो कि पूछा जाता है कि किस एज में इन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है। इनका फर्स्ट सरमन कहाँ पे हुआ था, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ से। तो जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वो इस वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन से, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें, इनसे कम ही सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको एकदम रट लेना है। और ये अभी कंफ्यूजन जब क्रिएट होगा जब हम जैनिज्म पढ़ेंगे, जैनिज्म बिल्कुल मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप ये नोट डाउन करो, फिर जो जहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं वो देख लेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ, वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने घर कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, ठीक है। तो देखो, कभी आपको टाइम मिले तो बुद्ध जी, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना। बेसिकली इन्हें बहुत अच्छे से रखा गया था। इनका ये था कि इनको कुछ भी, मतलब बचपन में क्या था, चलो यार मैं सारी पूरी स्टोरी मत नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत टाइम हो जाएगा, वो पेपर रिलेवेंट नहीं है। लेकिन हमें वैसे अगर देखना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। लेकिन अभी सिंपल सी एक बात सोचो कि ये इनके जो फादर थे वो इनको इतना प्रोटेक्ट करके देखते थे कि इनको कुछ भी ना दिखे, कुछ भी गलत चीज़ नहीं दिखे, कुछ भी नेगेटिव चीज़ ना दिखे। जो ज़रूरत है, इनको बहुत शौक वाली ज़िंदगी दी थी। लेकिन जब ये 29 साल के होते हैं, जब ये 29 साल के होते हैं तो तीन चीज़ देखते हैं, ठीक है, वो पेपर में पूछ लिया जाता है। एक तो वो बूढ़े व्यक्ति को वो देखते हैं। अब ये मानो कि इन्होंने कभी अपने जीवन में बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं देखा था, ठीक है। इनको इस तरह से प्रोटेक्ट करके दिखा था। कोई एक बीमार इंसान भी नहीं देखा था, सिक मैन को देखते हैं, ठीक है। एक डेड बॉडी को देखते हैं, डेड डेड बॉडी को देखते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ देखते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार, मतलब क्या लाइफ है, और लाइफ का जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ क्या वो असली लाइफ है क्या नहीं है। तो जब इनको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो ये क्या करते हैं, 29 साल की उम्र में घर को छोड़ देते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये घर कब छोड़ा था, किस एज में छोड़ा था। तो इन्होंने जो घर छोड़ा था वो 29 साल की उम्र में छोड़ा था, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके जो डायरेक्ट सवाल बनते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि इनके जो फर्स्ट टीचर रहे हैं वो कौन रहे हैं। फर्स्ट टीचर,
तो इनके जो पहले अध्यापक रहे हैं वो रहे थे अलारा कालमा। जो पहले टीचर रहे थे वो थे अलारा कालमा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अभी हमने देखा कि इन्हें एनलाइटनमेंट, इन्हें जो उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ होती है, बोध गया में होती है। ये ऊपर आपका क्वेश्चन में भी था कि इन्हें जो एनलाइटनमेंट होता है कहाँ पर होता है, बोध गया में होता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर कि इनको जो एनलाइटनमेंट होता है, इनलाइटनमेंट होता है वो कहाँ होता है, आपका बोध गया में होता है। ठीक है, इनका जो एनलाइटनमेंट होता है कहाँ होता है, बोध गया में, अंडर, अभी हमने देखा था, पीपल ट्री। तो ये बात हमें इनके बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, जो बुद्धिज्म धर्म के लोग हैं या जो ये गौतम बुद्ध थे, ये भगवान में बिलीव नहीं करते थे, ये गॉड में बिलीव नहीं करते। तो लिख लो कि बुद्धिस्ट, हिंदी वाले लिख लो, बौद्ध धर्म के लोग भगवान में, देवता में विश्वास नहीं रखते थे। और इंग्लिश वालों को मैं लिखा देता हूँ, बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव, नहीं रखते हैं, बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव इन गॉड और डाइटी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, अपना पहला जो उपदेश दिया था, वो बेसिकली कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया वो सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है, वो सारनाथ में दिया है। और जो गौतम बुद्ध थे जो लैंग्वेज का यूज करते थे, वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे, प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे, प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाद में बहुत सारे लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, कुछ स्तूपा बनाई, स्तूपा रिलेटेड टू बौद्ध धर्म होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अभी कुछ 2-3 स्तूपा मैं आपको लिखाता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ ली जाती हैं कि कहाँ पर हैं, किसने बनवाई हैं। ठीक है, ये सवाल सब आपके बन जाते हैं। आ, एक जो सबसे पुरानी है जो कि अशोक ने बनवाई थी, आपने कई बार सवाल देखा होगा अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो, सांची स्तूपा। ठीक है, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद सांची स्तूपा किसने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी। ठीक है, और ये जो आपकी स्तूपा, ये ओल्डेस्ट स्तूपा है, ओल्डेस्ट स्तूपा है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक है आपकी धामेक स्तूपा, धामेक स्तूपा, ये भी कई बार पेपर में पूछी गई है। ये आपकी यूपी में है, यूपी में कहाँ पर है, सारनाथ में है। ये भी आपकी अशोक ने बनवाई थी। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे बड़ी स्तूपा है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो है केसरिया स्तूपा, केसरिया स्तूपा। ये आपकी लार्जेस्ट स्तूपा है, लार्जेस्ट स्तूपा है। और ये कहाँ पर है आपकी, ये है आपकी बिहार में। ठीक है, केसर स्तूपा कहाँ पर है, बिहार में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बुद्ध धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं जिसको हम त्रिरत्न बोलते हैं। ठीक है, त्रिरत्न इन बुद्धा, त्रिरत्न इन बुद्धा। आपका एक तो है स्तूपा, ठीक है, एक आपका है धम्म, एक आपका है बुद्ध। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। ठीक है, तो वो बुद्धिस्ट काउंसिल की आपको पहली कहाँ पर हुई, किस ईयर में हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसने कराई ये बात पता होनी चाहिए, आपसे पेपर में अक्सर सवाल बनता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार, ये नोट डाउन कर लो, बस इससे रिलेटेड बुद्धिस्ट काउंसिल और देख लो, वहां से काफ़ी सवाल बनते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल से कई बार पूछा जाता है। तो देखो, जो जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी, ये आपकी राजगिरा में हुई थी, राजगिरा। अभी ये सब चीज़ पढ़ेंगे, राजगिरा मगध की कैपिटल थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियोज में। अजात शत्रु किसने कराई थी, ये अजात शत्रु ने कराई थी। उसके बाद इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपकी जस्ट इसके 100 साल बाद होती है, 383 बीसी, और ये होती है आपकी वैशाली में।
और ये कराता है कौन? काला अशोक। काला अशोक शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ये अभी आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है, और ये होती है 250 बीसी में। और इसे कौन कराता है? इसे कराता है पहली बात तो ये होती है पाटलिपुत्र में। और इसको कराता है अशोक, जो हम मौर्यन डायनेस्टी में अभी इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, अशोक के बारे में, ठीक है। और एक लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि होती है आपकी 72 एडी में। और इसको कौन कराता है? इसको कराता है कनिष्क। कहाँ होती है ये? कुंडल वन में होती है, कुंडल वन। और ये कहाँ पर है? कश्मीर में होती है, ठीक है। और इसको कौन कराता है? कनिष्क कराता है। कौन कराता है इसको? कनिष्क कराता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं। ये यहाँ से आपके सवाल बनते ही बनते हैं, चारों एकदम अच्छे से रट लेना। बहुत सवाल बने हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे और आने वाले पेपर्स में भी यहाँ से सवाल बनेंगे। तो बुद्धिज्म के में जितना इम्पोर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना हमने देख लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? बेसिकली देखो, एक एक्ट आया, ठीक है, थोड़ा सा एक्ट आया था एक, जिसमें ये था कि बिना किसी बिना किसी रीजन के आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जैसे आपको पता होगा कि आपको पुलिस अरेस्ट करने आएगी तो उसे रीजन देना पड़ेगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब हमारे यहाँ राज हो रहा था भारत में, तो वो एक एक्ट लेके आए कि भाई हम तुम्हें बिना किसी रीजन के भी अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं। तो वो कौन सा एक्ट था? उस एक्ट का क्या नाम था? तो उसको बोला जाता है रोलेट एक्ट। उसको कौन सा अधिनियम बोला जाता है? रोलेट अधिनियम। तो ये बात ध्यान रखना, रोलेट अधिनियम से काफ़ी सवाल बनते हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें, चलो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, रोलेट अधिनियम कब आया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोलेट अधिनियम, जिसको इंग्लिश में एक्ट बोला जाता है, रोलेट एक्ट आया था आपका 1919 में, ठीक है। कब आया है आपका? 1919 में। और उस वक्त वाइस रॉय कौन था? ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब रोलेट एक्ट आया था तो वाइस रॉय कौन था। अभी ये वाइस रॉय क्या होते हैं, गवर्नर जनरल क्या होते हैं, देखो जिनको पहले से पढ़ी हुई है उनको तो समझ में सब चीज़ें आएंगी, लेकिन वाइस रॉय, गवर्नर जनरल, सब चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी जो सीरीज है, इसमें आपको पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। अगर आप जीरो से पढ़ रहे हो तो आपको इन वीडियोज के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वाइस रॉय उस वक्त कौन था? चैलेम्सफोर्ड था। कौन था? अभी बस लिख लो आप, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप लिख लो कि वाइस रॉय था चैलेम्सफोर्ड, ठीक है। और रोलेट एक्ट में यही था कि पुलिस जो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी रीजन। अभी जो आपने देखा होगा ना, एक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैस्केयर होता है, ठीक है। तो जो बाग मैस्केयर हुआ था, उसमें जो लोग इकट्ठे हुए थे वो इसी एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जलियांवाले बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, सवाल ये भी बन सकता है कि वो किस एक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा था। तो वो रोलेट एक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हम थोड़ा डिटेल में मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। या ये मानो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूँ तो भारत में पहली बार फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और बेसिकली फेडरल फॉर्म क्या होता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेंटर में, स्टेट में और लोकल बॉडीज में, और उसमें स्ट्रॉन्ग किसको बनाया? सेंटर को। जो अभी हमारे यहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंटर है, स्टेट है, लोकल बॉडीज है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर किसके हाथ में? सेंटर के हाथ में, जो पीएम होगा उसके हाथ में। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू क्या लाया गया था? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो लिख लो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। और एक और चीज हुआ था जो आपकी डायर की थी, ये लिख ही लो यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नीचे करा देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, लिख लेना ये पूरा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई।
की शुरुआत हुई। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ था आपका जो डायरकी थी, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको खत्म कर दिया था प्रोविंस से, और उसको कहाँ पे स्टार्ट किया था? सेंटर में। तो ये लिख लो, डायरकी, डुअल गवर्नमेंट, इसको इस एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया कहाँ से? प्रोविंस से। प्रोविंसेस जो थे आपके, वहां से खत्म कर दिया। और कहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया? वहां पर खत्म करके इंट्रोड्यूस किया इसको सेंटर में। इंट्रोड्यूस इन सेंटर। तो बेसिकली प्रोविंसेस पे अब वो अपनी सारे रूल्स वगैरह खुद बना सकते थे, लेकिन इसको फिर इंट्रोड्यूस कहाँ करा? सेंटर पे किया। तो बस ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज, जो डायर की प्रोविंस में आया था वो किस एक्ट के तहत आया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर वो नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आर्म्स एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एक्ट की आपसे ईयर पूछ लेगा। 1878 में आया था। उस वक्त वाइस रॉय कौन था? तो ये भी पूछ लेगा। तो उस वक्त वाइस रॉय था लिटन। अब देखो पेपर में सबके आगे लॉर्ड मिलेगा आपको, लॉर्ड लिटन, लेकिन लॉर्ड हम नहीं लगाएंगे जब पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखो। ये लॉर्ड लगाने लायक तो बिल्कुल नहीं थे, तो इसलिए हम लॉर्ड फोर्ड तो नहीं लगाएंगे। लिटन उस वक्त क्या था? वाइस रॉय था जब आर्म्स एक्ट आया 1878 में। ईयर पता होनी चाहिए, इसी मैंने यहाँ पर लिखवाई है। ठीक है, उसके बाद बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका ये है, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब बर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है आपका? बेसिकली बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका एक एक एक्ट था जिसने आपका जो लोकल न्यूज़पेपर थे वो क्या कर रहे थे कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश क्राउन है उसका रूल बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में कि वो क्या गलत कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर थे जो छाप रहे थे उसके बारे में। तो ये जो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया लिटन के टाइम पे ही, लिटन के टाइम पर ही इसने क्या करा? इसने बोला कि विदाउट प्रायर पब्लिक, मतलब पुलिस की मंजूरी के बिना तुम नहीं छाप सकते हो अपने अखबार में कुछ भी। जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनको प्रतिबंध किया कि वो नहीं छाप सकते हैं, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो छाप रहे हैं तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये हम छाप सकते हैं या नहीं छाप सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट छापेंगे तो वो वहाँ पर वो परमिशन ही नहीं देंगे उसको। तो ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट में थी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो बस इतना पता होना चाहिए कि 1878 में आया और लिटन के टाइम पे आया था। ठीक है, इस सवाल में इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं। अशोक, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक धम्म वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। अशोक का धम्म किसी देवता की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन है, का एक हिस्सा है, शामिल नहीं है। अब मैंने देखो एक बात है, अभी मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि अशोक रिलेटेड, अशोक मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं मौर्यन डायनेस्टी के अशोक। और यहाँ पर चलो मैं आपको मौर्यन डायनेस्टी पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी से जितने भी सवाल बने हैं अभी तक पेपर में, हम सारे सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, मौर्यन डायनेस्टी से पहले आपको मगध एम्पायर के बारे में अगर थोड़ा सा पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन अभी हम जस्ट मौर्यन एम्पायर देख रहे हैं। ठीक है, मौर्यन एम्पायर इज अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, लेकिन अभी मौर्यन एम्पायर देखेंगे क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मौर्यन एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है लगभग 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक ये चला था। ठीक है, और इसके जो फाउंडर है, जो मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी, वो बेसिकली आपके करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हिंदी वाले बिल्कुल इसे हिंदी में लिख सकते हो, नाम वगैरह तो आप आराम से। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उस वक्त मगध एम्पायर में एक नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसमें एक धनानंद नाम का राजा था जो रूल कर रहा था। ठीक है, तो धनानंद को इन्होंने हराया था। ये चीज़ ध्यान रखो कि ये जो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई है, इन्होंने किसको हराया था? डिफीटेड नंदा रूलर। बेसिकली जो नंदा डायनेस्टी है वो रूल कर रही थी, तो उसका नंदा रूलर कौन था? एक धनानंद था। धना धनानंद था, उसको हराया था। ठीक है, उसको हरा के इन्होंने मौर्यन साम्राज्य की शुरुआत की, मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की। और ये सब चीज जो हराया, इसको किसके साथ मिलके हराया था? विद इनके जो गुरु हैं चाणक्य। चाणक्य जिसको हम
जिनको हम और क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, ठीक है। इनके साथ मिलके इन्होंने इसको हराया था। बेसिकली ये जो चाणक्य कौटिल्य थे ये गुरु थे इस धनानंद के यहाँ पे, तो धनानंद ने इनकी बहुत बेइज्जती करी थी, तो इन्होंने उसका अपमान मतलब उनका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया, और फिर चंद्रगुप्त और इन दोनों ने मिलके इसको नंदा धनानंद को हरा के नंदा डायनेस्टी का जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और एक नया साम्राज्य, एक नया एम्पायर उभर के आता है जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। इतना आपको पता होना चाहिए। आपसे मौर्यन एम्पायर के डायरेक्ट पेपर में कैपिटल पूछ लेगा कि, और ये जो जो सारा एम्पायर है ये बिहार में है, ठीक है। जो अभी कैपिटल पूछ लेगा आपकी, तो कैपिटल आपकी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो आपकी है पाटलिपुत्र, और यहाँ पर जो पाटलिपुत्र है अभी जो कहाँ पर है, पटना में है, ठीक है। तो एक बार ये भी सवाल बनाता है कि पाटलिपुत्र प्रेजेंट में कहाँ पर है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि पटना में है, ठीक है। आपसे सबसे पहले कैपिटल पूछ लेगा, और उसके बाद चंद्रगुप्त ने एक सेल्यूकस निकेटर नाम का व्यक्ति था, पेपर में बनता है यहाँ से सवाल। सेल्यूकस सेलु सेलुकस सेलिकस 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 है या सेलुकस है, सेलिकस है शायद, ठीक है। एक बार देख लेना, कोई बस इतना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर एक कौन था, ये बेसिकली जनरल था अलेक्जेंडर का, जो सिकंदर था ना उसका जनरल था, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोला जाता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। उसका कौन था, ये जनरल था सेल्यूकस निकेटर। तो इस सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, सेल्यूकस निकेटर को आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा के, एक तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलिना, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलिना, उससे शादी करी थी, और सेल्यूकस निकेटर ने एक मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति था उसको भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में। तो बेसिकली मैगस्थनीज आया था जिसने एक किताब भी लिखी है जिसमें हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। मैगस्थनीज नाम का व्यक्ति था जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में था, वो किसने भेजा था ये सवाल बनता है, तो वो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की हेलिना से, और सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज को किसको भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम क्या है पता है, इस किताब का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका, जिसमें हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। और पता है एक बात बताता हूँ आपको, एक बार सवाल पूछा गया है एसएससी जीडी में कि आप ये बता दो कि जो इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने, उसने उसके अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र में कितने गेट हैं। तो देखो बिल्कुल बाहियात सवाल है, ठीक है। अब वो तो आ गया, लेकिन ये तो कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा, तो इररेलेवेंट सवाल भी बहुत बनते हैं। तो उसका आंसर था 64 गेट्स। अब भाई हमने इंडिका, एक बच्चा अब इंडिका तो पढ़ेगा नहीं जो ये देखने डोल रहा है कि पाटलिपुत्र में जो गेट है वो कितने थे, लेकिन वो सब चीज़ छोड़ो। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक सवाल और बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धर्म अपनाया था उसका नाम था जैनिज्म। तो ये बात और ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, आपका जैनिज्म एक धर्म था जो कि अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। इनके एक गुरु के बारे में पढ़ लेते हैं। चाणक्य की एक बहुत फेमस किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में कई बार पूछी गई है, ठीक है। उस किताब का नाम बताओगे, तो मेरे भाई उस किताब का नाम है, जस्ट बेटा सेकंड, क्या हो गया, हाँ सॉरी, उस भाई किताब का नाम था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। और ये इनके गुरु मतलब चंद्रगुप्त के मौर्य के जो गुरु थे वो उन्होंने ही लिखी थी। मतलब चाहे आप उनके दो तीन नाम हैं, जैसे कि कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है, चाणक्य भी बोलते बोलते हैं, चाणक्य। उसके बाद विष्णुगुप्त भी बोला जाता है,
गुप्त भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह दे रखा है। और एक बार सवाल ये भी बना था कि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, मतलब अर्थशास्त्र में ये दिया हुआ है, आप लिख लो कि जो आपकी साउथ, देखो ये सवाल बना इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कराता, कि जो साउथ इंडिया है वो किसके लिए फेमस थी? साउथ इंडिया फेमस फॉर गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन। साउथ इंडिया किसके लिए फेमस थी? गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन के लिए साउथ इंडिया फेमस थी। ये आपका अर्थशास्त्र में इसके बारे में जिक्र दिया हुआ है, ठीक है। और देखो चंद्रगुप्त और उनके गुरु के बारे में पढ़ लिया, अब चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आएंगे, फिर उनके बेटे आएंगे, तो उसके बारे में। और इनकी ट्रिक क्या है जो मैंने याद कर रखे हैं, मैं तो ऐसे याद कर रखे हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो इसके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार किनके बेटे हैं बताओ? तो जो बिंदुसार हैं वो बिंदुसार बेटे हैं चंद्रगुप्त के। और बिंदुसार के बारे में और कुछ इतना नहीं पढ़ना, बस मैंने तो ज़्यादातर ऐसे ही सवाल देखेंगे, बिंदुसार किनके बेटे हैं, बिंदुसार किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, बस इतना ही सवाल बनता है। जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं ना, वो बनते हैं आपके, सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं भाई, वो बनते हैं अशोक से, ठीक है। मौर्यन, देखो सबसे पहले चंद्रगुप्त आते हैं, फिर उसके बाद बिंदुसार आते हैं, अब इनके बाद आएंगे अशोक। मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब सबसे पहले अशोक का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए एकदम अच्छे से, कि अशोक का जो टाइम पीरियड है वो कब से लेके कब तक है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 260 बीसी से लेके 68 बीसी से लेके 232 बीसी तक है। ये मैं लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, हर हर इंसान का मैं आपको टाइम पीरियड नहीं कराऊंगा। अशोक को एक नाम से जाना जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, देव नाम पियादसी के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक को एक नाम है देव नामी पियादासी, देवनामी पियादासी, इसके नाम से अशोक को जाना जाता है। और बेसिकली अशोक अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी, कलिंगा वॉर। पता है सवाल क्या बना था? कि जो कलिंगा वॉर हुआ था अशोक के राजा बनने के कितने साल बाद हुआ था? तो देखो कलिंगा वॉर, सबसे पहले आपको ईयर पता होनी चाहिए। 261 बीसी में कलिंगा वॉर हुआ है, एकदम एग्जैक्ट रटी होनी चाहिए, कई बार पेपर में पूछी गई है। और कलिंगा वॉर आपका जो हुआ था 261 बीसी में हुआ था, और 8 साल बाद, 8 राजा बनने के 8 साल बाद ये कलिंगा वॉर हुआ था। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर 8 ईयर ऑफ कॉरोनेशन, राजा बनने के 8 साल बाद एक कलिंगा वॉर हुआ था 261 बीसी में, ठीक है। और बेसिकली ये कलिंगा वॉर, अशोक बहुत ग्रेट रूलर था, ठीक है। जब ये लड़ाई हुई और बहुत खून खराबा देखा, तो इन्होंने बोला यार ये खून खराबे में कुछ नहीं रखा। फिर ये बहुत सारी जो अच्छी तरह से जो जिंदगी है एक राइटर्स लिविंग करके जीने लगे। और बेसिकली ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, बुद्धिज्म इन्होंने अपनाया, ठीक है। वो सारी चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि कलिंगा वॉर कहाँ पर हमें कलिंगा वॉर का जिक्र मिलता है। तो ये मिलता है हमें 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। देखो इन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन दिए थे, जिसको हम रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक बोलते हैं। तो 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक में, अशोका में हमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि कलिंगा वॉर हुआ था 261 बीसी में, जिसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। और बेसिकली इंगेज हुए थे ये किस में? ये धम्म में इंगेज हुए थे। इस वॉर के बाद किस में इंगेज हुए हो गए थे ये? इंगेज्ड इंगेज्ड इन धम्म। अब मुझे ये बताओ ये धम्म क्या है बेसिकली? तो ये बेसिकली धम्म का मतलब होता है एक राइटियस लिविंग, मतलब जीवन को अच्छे तरह से जीना, स्पिरिचुअल वे में जीना। तो आपसे सवाल कई बार ये बनता है, जो अभी हमने त्रिरत्न पढ़े थे ना बुद्धिज्म के, ठीक है, स्तूपा, बुद्ध और धम्म। तो वो पूछ लेंगे कि धम्म जो वर्ड है ये किससे एसोसिएटेड है? तो जो धम्म वर्ड है आपका अशोक से एसोसिएटेड है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बातें पता होनी चाहिए इनके बारे में? इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था, ये अशोक ने, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा धर्म अपनाया था, अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें पता होनी चाहिए, कौन सा धर्म अपनाया, बुद्धिज्म अपनाया। और जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है, लगभग 30 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन फाउंड होते हैं, जिसको हम एडिक्ट ऑफ अशोक भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें अशोक के रीजन के बारे में, उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्जन हुए उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों में दिया हुआ है। लेकिन जो ये इंस्क्रिप्शन है ना, अशोक इंस्क्रिप्शन जो है, जो अशोक एडिक्ट है, ठीक है, रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक आए हैं या अशोक इंस्क्रिप्शंस हैं,
ये किस लैंग्वेज में है और किस स्क्रिप्ट में है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है आपकी, ये एकदम रटी होनी चाहिए। लैंग्वेज आपको प्राकृत है और जो आपका स्क्रिप्ट है वो आपकी ब्राह्मी है। कई बार सवाल आया है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बुद्धिस्ट अशोक के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। अब जो मौर्यन डायनेस्टी से सवाल बनता है वो ये बनेगा कि लास्ट रूलर बता दो, और कुछ और किसी रूलर के बारे में नहीं बनेगा, बस ये पूछेंगे कि लास्ट रूलर कौन थे। तो मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर है ना, जो लास्ट रूलर है, लास्ट रूरल सॉरी लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन थे? बृहदर्ता थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है, कौन है? बृहदर्ता। और बृहदर्ता की जो हत्या की थी बेसिकली वो पुष्यमित्र शुंगा ने की थी। बृहदर्ता की जो हत्या की थी वो पुष्यमित्र शुंगा ने की थी। और बाद में ये पुष्यमित्र शुंगा क्या करता है? शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करता है। ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर को खत्म करके शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करता है। शुंगा डायनेस्टी हम अलग से देखेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि जो लास्ट रूलर है आपके वो मौर्यन एम्पायर के वो बृहदर्ता हैं, और इनकी जो हत्या करी है वो पुष्यमित्र शुंगा ने करी है। पुष्यमित्र ने मार के शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मौर्यन एम्पायर में इतना याद कर लो। ठीक है, बहुत कम उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, और इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर फाउंड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की? पेरियर ने, नारायण गुरु ने, ज्योतिराव फूले ने, घासीदास ने। तो देखो, ये जो आपकी स्थापना की थी ना, ये सोशल रिफॉर्मर फाउंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की, ये बेसिकली करी थी पेरियार ने। और पेरियार को जो इनका नाम था, ठीक है, वो मतलब अब नाम मैं बता देता हूँ, ई बी रामास्वामी, ई बी रामास्वामी नायकर, ई वी रामास्वामी नायकर, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने की। तो जरूरी नहीं है आपको पेरियार ऑप्शन में दिया हो, ई बी रामास्वामी नायकर भी दे सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, इनको पेरियार के नाम से जाना जाता था। और सोशल रिफॉर्म, ये जो सोशल रिफॉर्म फाउंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, इसके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे पेपर में नहीं पूछता है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है नारायण गुरु। अगर आपको नारायण गुरु के बारे में पता होना चाहिए तो बस इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना करी थी 1903 में। मैं लिखवा देता हूँ। इन्होंने जो ये आपके नारायण गुरु हैं, इन्होंने क्या करा था? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम फाउंड किया था 1903 में। जो सवाल बना है आपका अभी तक बस यहीं से इतना ही बना है, और इससे ज़्यादा आपका सवाल नहीं बना है। अगर हम बात करें, देखें ज्योतिबाई फूले के बारे में, ज्योतिराव फूले के बारे में, सॉरी, ज्योतिराव फूले की एक इम्पोर्टेंट किताब है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बुक है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट। उस बुक का नाम है गुलामगिरी। उस बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। पेपर में कई बार पूछा जाता है गुलामगिरी किसने लिखी है। ठीक है, और इन्होंने एक समाज की भी फाउंडेशन की थी, एक समाज भी इन्होंने फॉर्म की थी। उस समाज का नाम था, बेसिकली समाज का नाम था, बेसिकली वो अपलिफ्टमेंट, हाँ, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। और ये जो सत्य शोधक समाज है, ये लोग मतलब बैकवर्ड क्लासेस को इक्वलिटी और अपलिफ्टमेंट उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ये समाज की फाउंडेशन हुई थी। और इनकी वाइफ ज्योतिराव फुले की जो वाइफ है ना, सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए एक दो चीज़ें जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। इनकी वाइफ थी, ज्योतिराव फुले की वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। ठीक है, ये किसकी किनकी वाइफ थी? ज्योतिराव फुले की वाइफ थी। ये पहली बात। तो इनके बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया, टीचर इन इंडिया, मतलब प्रथम जो अध्यापक रही हैं, मतलब
फीमेल में, ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया रही हैं ये। उसके बाद इन्होंने एक फर्स्ट गर्ल्स स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था। कौन सी ईयर में किया था, कहाँ किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इंडियाज फर्स्ट गर्ल स्कूल, लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी शुरुआत किया 1848 में। कहाँ पर, पुणे में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ज्योतिबाई फुले हो गए, घासीदास। देखो घासीदास, आप नेशनल पार्क पढ़ते हो तो एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क पढ़ते हो, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो घासीदास के बारे में आपको एक बेसिकली एक गुरु थे, और इन्होंने एक सतनामी कम्युनिटी फाउंड की थी छत्तीसगढ़ में। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। इन्होंने सतनामी कम्युनिटी फाउंड की थी। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द रोलेट एक्ट पास्ड इन इंडिया। रोलेट एक्ट किस ईयर में पास हुआ, ये आपको बताना है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, रोलेट एक्ट के बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं कि 1919 में आया था आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में, और मार्च के समथिंग आया था एग्जैक्ट। अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, मार्च 1919 में आया, एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता है। उसके बाद Mauryan Empire in India was established in 322 BC with its capital in Patliputra, which is now known as the basically Mauryan Empire। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब इस नाम से जाना जाता है। बेसिकली पाटलिपुत्र अब कहाँ पर है, ये आपसे सवाल पूछा है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र कहाँ पर है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरा हम मौर्यन एम्पायर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन सा है आपका, पटना। पटना में था ना, हाँ, तो यहाँ पर हमारा पटना हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द दांडी मार्च लेड बाई महात्मा गांधी इन 1930 वाज अ सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ब्रिटिश पॉलिसी। कि जो आपका दांडी मार्च था महात्मा गांधी का 1930 में, वो सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट रहा अगेंस्ट विच ब्रिटिश पॉलिसी। दांडी मार्च बेसिकली क्यों किया गया था, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था। तो बेसिकली नमक कानून था, नमक कानून को तोड़ने के लिए, जो सॉल्ट पे इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा था, उसके लिए किया था। अब देखो महात्मा गांधी एक इम्पोर्टेंट फिगर है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको इनके बारे में पढ़ना बहुत लाजमी है। तो थोड़ा सा मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं, काफ़ी सवाल बनते हैं महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। अब इनके बारे में सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी बातें जो सबको पता है कि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी डेथ किसने की थी, नाथूराम गॉडसे ने 3 गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। ये तो आपको ये पता होना चाहिए इनकी हत्या करी थी किसने, नाथूराम गॉडसे ने, ये बात आपको पता ही होगी, नाथूराम गॉडसे ने। अब सवाल ये बनता है कि देखो ये अफ्रीका गए थे, तो बेसिकली सवाल ये बनेगा कि अफ्रीका कब गए थे। तो ये अफ्रीका गए थे 1893 में। तो ये अफ्रीका गए थे 1893 में, और पहला सत्याग्रह इन्होंने अफ्रीका में ही किया था 1906 में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपना पहला फर्स्ट सत्याग्रह किया था, फर्स्ट सत्याग्रह किया था 1906 में साउथ अफ्रीका में। उसके बाद इनको बाद में पता चला कि यार भारत की कंडीशन बस से बदतर होती जा रही है, तो इन्हें वापस भारत बुलाया गया। तो ये बेसिकली 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं, और 9 जनवरी को ही आपको पता है हम क्या बनाते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं, नॉन नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक है। एनआरआई डे मनाते हैं, भारतीय प्रवासी डे, कुछ इस तरह से मनाया, हिंदी में बोला जाता है एनआरआई डे, ठीक है। 9 जनवरी को, हर 9 जनवरी को मनाया जाता है। वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत वापस आए थे। जब ये भारत वापस आए थे तो इन्हें एक केसरे हिंद की उपाधि दी थी, केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि दी थी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश
सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन इन्होंने ये जो केसरे हिंद की उपाधि है ना, इन्होंने जो ये केसरे हिंद की उपाधि है, इसको रिटर्न कर दिया था, मतलब वापस कर दिया था। क्यों? जब आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। इस दिन को तो कोई भूल ही नहीं सकता। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ये होने के बाद इन्होंने बोला कि हमें तुम्हारी कोई उपाधि नहीं चाहिए, अपनी उपाधि अपने वापस पास रखो। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दी थी, उन्होंने भी वापस की दी थी। वो अभी जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखेंगे तो तब हम देख लेंगे। तो अभी इतना इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने अपना जो भारत आके पहला सत्याग्रह किया गांधी जी ने, वो कौन सा था वो देख लेते हैं। देखो, पहला सत्याग्रह ओवरऑल तो वहाँ किया था इन्होंने, साउथ साउथ अफ्रीका में, बट इंडिया में कौन सा किया वो इम्पोर्टेंट है। आपका जो इंडिया में पहला सत्याग्रह किया था, वो 1917 में किया था, पहला सत्याग्रह, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1917 में किया था। उसके बाद 1918 में इन्होंने एक तो खेड़ा सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और एक अहमदाबाद मील स्ट्राइक की थी, अहमदाबाद मील स्ट्राइक की थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद 1920 में इन्होंने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में इन्होंने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, जिसको वापस ले लिया गया था। कब? 1922 में। इन्होंने बोला था कि हम जो भी चीज़ें करेंगे शांति से करेंगे, लेकिन एक चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ जिसमें बहुत लोगों की हत्या हुई। तो जो चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था 1922 में हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौरी चौरा जो इंसिडेंस है वो आपका कब हुआ है? 1922 में हुआ है। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए। और इस घटना को होने के बाद गांधी जी ने 1920 में अपन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो उसको वापस ले लिया। इससे बहुत सारे लोग भड़क गए थे, जैसे कि आपके मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, CR दास से। फिर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी 1923 में, ठीक है। लेकिन वो अभी बाद की बात है, वो पढ़ेंगे जब वो देखेंगे। लेकिन अभी इनके बारे में देखते हैं। 1922 में हो गया, 1922 तक पहुंच गए। उसके बाद 1924 एक डेट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 1924, देखो INC सेशन होते थे हर साल। नहीं होता है, नहीं पता है तो INC सेशन हम डिटेल में देखेंगे ही। INC सेशन होते थे, बस अभी इतना याद रखो कि INC सेशन होते थे। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी खाली आप INC लिखो। जिसको नहीं समझ आ रहा INC, मोस्ट ऑफ द लोगों को आ रहा होगा। जिनको नहीं आ रहा है वो, उनको बहुत डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा INC क्या है। INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज के टाइम में जो आपकी कांग्रेस सरकार है, उसका हर साल इंडियन नेशनल, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। INC का जो सेशन हुआ होता था, हर साल होता था। तो इन्होंने हर साल एक अध्यक्ष बनाए जाते थे, इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोला जाता है। हर साल एक प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो 1900, और हर साल अलग अलग जगह होता था। तो 1924 में जो INC का सेशन हुआ था, सबसे पहले तो वो बेलगाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगाम में। और इसकी अध्यक्षता, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? हिंदी वाले लिख लो प्रेसिडेंट, सॉरी अध्यक्ष, और इंग्लिश वाले प्रेसिडेंट। इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। और ये अकेला ऐसा सेशन था जिसमें महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, चलो वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसमें छोड़ते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान रखो कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है आपका? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ है। और BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। तो ये ध्यान रखना, पूना पैक्ट कब हुआ है? 1932 में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? महात्मा गांधी वर्सेस
B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये आपका पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एक हरिजन सेवक संघ की, इसी का इफेक्ट था जब इन्होंने करा था हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये गांधी जी एडिटर थे, एडिटर थे, एक न्यूज़पेपर आता था यंग इंडिया करके, यंग इंडिया करके एक आता था हरिजन संघ पत्र, हरिजन संघ पत्र, हरिजन संघ पत्र। ठीक है, और इनका जो बुक्स है, एक सेकेंड, देखो गांधी जी से रिलेटेड ये सारा नोट डाउन कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको पता होनी चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है एक इनकी किताब द स्टोरी ऑफ माई, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी भी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, गांधी जी ने लिखी है। उसके बाद एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज, कई बार पूछी गई है किताब पेपर में। हिंद स्वराज किसने लिखी है, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन होम रूल भी बोलते हैं। ठीक है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, स्वराज। ठीक है, उसके बाद एक और किताब है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। वैसे तो बहुत सारी किताब हैं लेकिन ये दो किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलो, इंडिया फॉर माई एक बार पूछी गई है ये भी, लेकिन लिख लो चलो, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये भी क्या है, गांधी जी की किताब है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो गांधी जी के बारे में इतना ही है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो मोर देन इनफ है गांधी जी के बारे में, और आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड। द लास्ट एंड तीर्थंकरा ऑफ द जैनिज्म वाज वर्धमान महावीरा। देखो इंग्लिश में ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीरा थे। मतलब कि जो लास्ट तीर्थंकरा थे जैन धर्म के, वो वर्धमान महावीरा थे। तो कौन से नंबर के थे ये आपको बताना है, 22nd थे, 23rd थे, 24th थे, या 25th थे। तो देखो जो आपके जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर थे वो 24th थे और वो वर्धमान महावीरा थे। ठीक है, और जो जैन धर्म में सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपके वर्धमान महावीरा के बारे में ही बनते हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंशिएंट हिस्ट्री का। तो जैनिज्म थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट रहेगा उतना हम इसमें कवर करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं टोटल तीर्थंकर के, कुल आपके जो तीर्थंकर थे वो कितने थे टोटल तीर्थंकर, तो वैसे वो तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 24 हैं, क्योंकि लास्ट ही 24th थे। और ये 24th कौन थे? आपके वर्धमान महावीरा थे। ठीक है, वर्धमान महावीरा थे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको देखो टोटल 24th नहीं पता होना चाहिए, एक तो आपको फर्स्ट पता होना चाहिए जिन्होंने जैन धर्म की एक तरह से फॉर्मेशन किया, जैन धर्म को फाउंड किया, वो थे आपके ऋषभ देव। ये फर्स्ट तीर्थंकारा थे, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव, ये एक मिनट, ऋषभ देव। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेना क्या नाम है इनका, ऋषभ देव। और ये फाउंडर थे जैनिज्म के, जैन धर्म के फाउंडर थे ये, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अच्छा, एक हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, और एक पेपर में पूछता है तो 23rd पूछ लेता है कि 23rd तीर्थंकर कौन से थे, तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका भाई पार्श्वनाथ। एक आपको पार्श्वनाथ के बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए, और डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 24th को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये थे वर्धमान महावीरा, और जो जैन धर्म का सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ वो इन्हीं के थ्रू हुआ। ठीक है, वर्धमान महावीरा।
ठीक है, अभी इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैन फाउंडर, अगर जैन धर्म के वैसे फाउंडर देखे जाएं तो हमारे ऋषभ देव हैं, लेकिन अगर रियल फाउंडर, मैन फाउंडर करके ऐसे सवाल बने तो ये हैं हमारे फाउंडर, ये हैं। और रियल फाउंडर या मैन फाउंडर करके अगर सवाल बनता है आपका, रियल फाउंडर या आपका मैन फाउंडर करके सवाल बनता है तो कौन है आपके वर्धमान महावीरा हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद वर्धमान महावीरा का हमको बर्थ और डेथ पता होनी चाहिए। जैसे हमने गौतम बुद्ध को देखा अभी, वैसे ही हमें जैन वर्धमान महावीरा को देखना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हम गौतम बुद्ध के बारे में अभी हमने पढ़ा है, उनमें और इनमें कम, मतलब कि आप बिल्कुल थोड़ा वो मत करना, मिक्सअप मत कर देना, थोड़ा सा अलग अलग कर लेना, क्योंकि इनके जो वर्थ हुए हैं वो भी आसपास ही हुए हैं। इनका वर्थ हुआ है 540 BC में, ठीक है, इनका वर्थ हुआ 500 BC में। और कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था वैशाली में, बिहार में, बेसिकली वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी जो डेथ हुई है, ये लगभग जिए, मतलब इनकी जो 72, अगर मैं 540 में से 72 कम करता हूँ तो 40 एंड 32 468, मतलब बेसिकली इनकी जो ये 72 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें इतना पता है तो हम इनकी डेथ भी आराम से निकाल सकते हैं। और इनका जो डेथ का टाइम पीरियड है वो 468 BC है। और कहाँ पर मृत्यु हुई है इनकी, पावापुरी में। और उनकी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में, ये ध्यान रखना। ये पाव खाते खाते इनकी डेथ हो गई, ऐसे याद कर लो। पावापुरी, और पावापुरी भी बिहार में, ठीक है। उनकी कहाँ डेथ हुई थी, उनकी गौतम बुद्ध की हमने क्या पढ़ा था, कुशी कुशी, उनकी यूपी में हुई थी डेथ। और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, लेकिन इनका जन्म हुआ बिहार में, ठीक है। वैशाली, वैशाली करके जगह थी अभी जो बिहार में पड़ता है वो रीजन, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उसके बाद अगर ये तो अभी जितना मैंने कराया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इनके फादर के बारे में थोड़ा कम ही पूछता है, लेकिन यार पूछ लेता है, इसलिए फादर का नाम पता होना चाहिए। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो इनके फादर का नाम था। इनके फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इनकी जो माता थी, इनकी जो मदर थी, इनकी मदर का नाम था त्रिशला, ठीक है। त्रिशला इनकी मदर का नाम था। और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। और देखो उनके बेटे का नाम राहुल था, इनकी बेटी थी, इनकी डॉटर थी, हम्म, इनकी डॉटर थी, इनकी डॉटर का नाम था प्रिया दर्शनी, प्रिया दर्शनी। तो देखो यहाँ से ऊपर वाला जो लिखा है वहां से तो सवाल ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से थोड़े कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं। और इतना हार्ड नहीं है याद करना, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। कभी पूछ ले कि उनके फादर का क्या नाम था, मदर का क्या नाम था, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा था तो ये है, ठीक है। और इन्होंने उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा था, 30 एज, ये लिख लो, लेफ्ट होम। इन्होंने कब घर छोड़ा, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इनको जो इनलाइटनमेंट आया था, इनलाइटनमेंट घर छोड़ने के, जो इनको इनलाइटनमेंट आया था घर छोड़ने के लगभग 12 साल बाद आया था। मतलब इनकी एज थी उस वक्त 42 साल, ये 42 साल के हो गए थे। और उनको पीपल ट्री के अंडर आया था, और ये जो मेडिटेशन कर रहे थे ये साल ट्री के अंडर कर रहे थे। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ दिया था, सारनाथ में। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया वो कहाँ दिया, पाबा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बनता है पेपर में कि इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, पाबा में दिया। अच्छा, इनके जो फर्स्ट डिसिपल रहे, फर्स्ट डिसिपल, फर्स्ट डिसिपल, डिसिपल की स्पेलिंग क्या होगी, डिसिपल, फर्स्ट डिसिपल, ठीक है। फर्स्ट डिसिपल यही होगी, ठीक है। एक बार देख लेना। और डिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, एक एग्जैक्ट आप गूगल से सर्च कर लेना, जो हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो जामली थे, ठीक है, जामली या जमाली थे। और बेसिकली ये कौन थे, ये इनकी बेटी के हस्बैंड थे, बेसिकली इनके दामाद थे, सन इन लॉ लिख सकते हो, सन इन लॉ थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जैसे हम 3 रत्न पढ़ा था बुद्धिज्म में, वैसे ही जस्ट बेटा सेकंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये डिलीट करते हैं थोड़ा। ये बहुत सारे आपको, देखो आप अगर जैनिज्म
1 घंटे में भी पढ़ते हैं, 2 घंटे में पढ़ते हैं। मैं ये 10-15 मिनट में आपको ये करा रहा हूँ और पेपर में यहाँ से बाहर आपका सवाल जो बनेगा वो नहीं बनेगा। इनके 3 प्रिंसिपल थे, तो कभी कभी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, या कौन कौन से 3 प्रिंसिपल थे, ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन में दे दिया तो आप करके आओ। तो इनके 3 प्रिंसिपल थे, 3 प्रिंसिपल्स थे इनके। ठीक है, पहला था इनका राइट नॉलेज, कि हमें सही समझ होनी चाहिए, राइट नॉलेज। दूसरा था इनका राइट फेथ। दूसरा क्या था इनका? दूसरा था इनका राइट फेथ। और तीसरा था इनका राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट। हम इसे याद कर सकते हैं के एफ सी से, के एफ सी। ठीक है, इससे हम याद कर सकते हैं। और अच्छा, जैनिज्म, जैन धर्म जो है वो बाद में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका पार्ट दिगंबर, और एक होता है आपका दिगंबर होता है, एक होता है श्वेतांबर, श्वेतांबर। अभी एक चीज देखो, दिगंबर में वो लोग आते हैं जो कपड़े वगैरह बिल्कुल नहीं पहनते हैं, बिल्कुल विदाउट क्लॉथ रहते हैं। तो इनकी जो जो जैनिज्म धर्म को बिलोंग करते हैं और जो दिगंबर को मानते हैं, जो दिगंबर हैं जैनिज्म में, जो दिगंबर हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पहनते हैं। और जो श्वेतांबर हैं वो कपड़े पहनते हैं। बस इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हमने उसमें काउंसिल देखी थी, उसमें आपका बुद्धिज्म में, हमने बुद्धिज्म में 4 काउंसिल देखी, इसमें 2 काउंसिल इंपॉर्टेंट हैं, 2 ही काउंसिल हुई हैं। एक आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 298 बीसी में हुई है, 298 बीसी में हुई है, और ये बिंदुसार ने कराई है, बिंदुसार ने कराई है। और सेकंड हुई थी आपकी बल्लवी में, बल्लभी गुजरात में। हम्म, ये किसने कराई थी सेकंड? भाई देखो, जो सेकंड बुद्धिस्ट सॉरी मैंने बुद्धिस्ट लिखा, जैनिज्म की बात कर रहे हैं ना, बंदलबी गुजरात में हुई है। अब सेकंड में आपको थोड़ा सा एक काम करना है कि ये कब हुई थी और इसको किसने कराया है, वो एक बार आप गूगल कर लेना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इतना कर लेना। यहाँ पर हमारा ये जो जैन धर्म है, इससे जितने भी सवाल बनेंगे आप आराम से कर लोगे आज के बाद, जो भी सवाल बनेंगे आपके पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? जो अलेक्जेंडर है वो किस ईयर में भारत आया था, ये आपको बताना है कि जो अलेक्जेंडर आया था। तो वो, अब आपको इसमें कुछ खास नहीं पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बेसिकली 326 में आक्रमण किया था। और आपको ये बैटल पता होना चाहिए अच्छे से। इस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइदर हाइदरस्पियस, हाइदरस्पेस, बैटल ऑफ हाइदरस्पस। और ये 326 बीसी में हुआ था, और ये इंडिया का एक उस वक्त राजा था पोरस, पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, भाई वो अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आप अपना मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में सब जानते हैं, इतना बड़ा मतलब उसने सबको एक तरह से हराया था। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। लेकिन एक चीज़ अलेक्जेंडर को पोरस की पसंद आई थी कि पोरस ने मतलब ऐसा घबराया नहीं, जैसे और राजा घबरा गए थे कि हम नहीं लड़ेंगे अलेक्जेंडर से। ये मतलब जब उसका उस टाइम इतना खौफनाक खौफ था, उस वक्त पोरस अलेक्जेंडर से लड़ा, बेशक हार गया। तो इसलिए अलेक्जेंडर क्या करता है कि इससे कुछ ऐसा नहीं है कि इसे मार देगा या इसकी मतलब जो जहाँ राज कर रहा था उसको हड़पे गया, कुछ नहीं करेगा, इसको छोड़ देता है वापस से कि तुम अपना राज कंटिन्यू करो। और पेपर में एक और सवाल बनता है, वो लिख लो कि ये बैटल ऑफ हैदरस्पेस हुआ था, ये किस बैंक पे हुआ था, मतलब किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये बैंक ऑफ झेलम रिवर हुआ था, बैंक ऑफ झेलम रिवर हुआ था, बैंक ऑफ झेलम रिवर हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर के बारे में और आपको क्या पता होना चाहिए? एक मैंने बताया कि बेसिकली ये जो राजा था वो किंगडम ऑफ मैकेडियन, देखो अब चलो वो सब पेपर में आपके नहीं पूछा जाएगा, उसे छोड़ो। और अलेक्जेंडर ने, मैंने आपको बताया था, अलेक्जेंडर का एक जनरल था कौन? सेल्यूकस निकेटर, जिसने आपको, हमने अभी चंद्रगुप्त मौर्य में देखा था कि सेल्यूकस निकेटर को कौन हराता है? चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। और सेल्यूकस निकेटर को हरा के उसकी बेटी हेलेना से शादी कर लेता है। और सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक जो ट्रेवलर होता है मैगस्थनीज, उसको भेजता है जो कि इंडिका लिखता है। ठीक है, अभी ये हम सारी चीज़ ध्यान में लेके आओ, अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और देखना है।
नहीं, ठीक है, ऑप्शन में भी कुछ हमें एडिशनल नहीं देखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच एंशियंट टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू द सेज व्यास इज अ सेंट्रल एपिक ऑफ एंशियंट इंडिया एंड कंसिस्ट ऑफ 100,000 वर्सेस इन 18 पर्व्स। पर्व्स मतलब एक तरह से किताब होती है। कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को दिया जाता है प्राचीन भारत का एक केंद्रीय महाकाव्य है और इसे 18 पर्वों मतलब पुस्तकों में 1 लाख श्लोक हैं। अब ऑप्शन है आपके महाभारत, ऋग्वेद, रामायण, अर्थशास्त्र। तो भाई 1 लाख श्लोक आप एक ही में हो सकते हैं, महाभारत। ठीक है, 18 किताबें हैं महाभारत की और इसको लिखा है। अभी आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत व्यास जी ने लिखा है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ऋषि व्यास ने लिखा है। ये नोट डाउन कर लो कि महाभारत किसने लिखा है, ऋषि व्यास ने। महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं, ये पता होना चाहिए। कितने पब्स, कितनी बुक्स हैं, 18 बुक्स हैं। एक तो 2-3 सवाल यहाँ से आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद अच्छा, वेद, अगर वेद अभी चलो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन रामायण, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी थी। हिंदी में तुलसीदास जी ने उसे कन्वर्ट किया, ठीक है, संस्कृत में लिखी थी। और रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। और उसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अभी मैंने जब चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर पढ़ाया था, मौर्यन एम्पायर पढ़ाया था, इनके चंद्रगुप्त का जो गुरु थे उन्होंने लिखी है। कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, तो ये हमें बात पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। वेद से जितने सवाल बनते हैं ना, वो मैं सब यहाँ पे करा देता हूँ, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, और छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। वेद, तो देखो, आपका जो वेद है, वेद आपके 4 होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है आपका सामवेद, तीसरा होता है आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व, यजुर्वेद, यजुर्वेद, चौथा होता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं मेरे भाई, वो ऋग्वेद से बनते हैं, है ना। ऋग्वेद का सबसे पहले तो एक सवाल बनेगा कि ये ओल्डेस्ट वेद है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ओल्डेस्ट वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें 1028 हाइम्स हैं, 1028 हाइम्स हैं। और इन हाइम्स को क्या बोलते हैं, सुक्ता भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। इन हाइम्स को सुक्ता भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। और इसमें टोटल मंडल ऋग्वेद में कई बार सवाल आता है, टोटल मंडल कितने आपके 10 है। जिसमें एक और सवाल बनता है, थर्ड मंडल में क्या है, थर्ड मंडल में आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। थर्ड मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये ओल्डेस्ट वेद है तो कितने सालों पहले कंपोज किया गया है। तो अप्रोक्स 3,500 ईयर्स पहले, 3,500 ईयर्स पहले इसको कंपोज किया गया है, ईयर्स एगो कंपोज्ड। ठीक है, ओल्डेस्ट है। और इससे क्या सवाल बनेंगे आपके, एक बार मैंने सवाल देखा था, एक सवाल बना था कि कौन सा वेद है जिसमें गंगा का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है। तो गंगा का जो जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, वो सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा नेम्ड, डिस्कस्ड ओनली वंस, ओनली वंस। ठीक है, आपको गायत्री और क्या पता होना चाहिए ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, इतना ही बनेगा आपके ऋग्वेद से सवाल, उससे अलावा आपके ऋग्वेद के सवाल नहीं बनेंगे। अब हम देख लेते हैं, जस्ट बेटा सेकंड, इसे मैं रफ कर देता हूं। ऋग्वेद देख लिया, अब देखते हैं हम सामवेद। तो देखो, जो आपका सामवेद है ना, वो सिंगिंग से रिलेटेड है, ठीक है, सिंगिंग से। इसमें क्या है, आपके कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे छोटा शॉर्टेस्ट वेद की बात करें तो यही वेद है, शॉर्टेस्ट वेद। ठीक है, और ठीक है, बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए सामवेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यजुर्वेद में जो चीज़ें दी गई हैं वो प्रेयर्स, प्रार्थना और सेक्रीफाइसेस,
प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस से दी हुई हैं चीज़ें, प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस से दी हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और यजुर्वेद में आपका जो कृष्ण पक्ष और भाइट पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष जो दिया हुआ है ना, वो इसी में दिया हुआ है, कृष्ण एंड शुक्ल पक्ष, कृष्ण एंड शुक्ल पक्ष, ठीक है। जो 15 दिन अंधेरी रात रहती है, 15 दिन उजाली रात रहती है, ठीक है, वो जो डिस्कस है वो यजुर्वेद में ही दिया हुआ है। और अथर्ववेद में आपका बेसिकली मैजिक दिया हुआ है, जादू टोना के बारे में, मैजिक एंड चार्म्स के बारे में, ठीक है, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में दिया है। तो आपसे सवाल जो बनेंगे वो इतने ही बनेंगे वेद से, ठीक है। और आपको वेद, आपको एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। इंडियन मुस्लिम लॉन्च्ड द खिलाफत मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पॉपुलरली नोन एज अली ब्रदर्स। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या था, कब लॉन्च किया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो खिलाफत मूवमेंट बॉम्बे में स्टार्ट होता है 1919 में। आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या करा, ब्रिटेन ने अटैक किया। एक तो ब्रिटेन ब्रिटेन हमारे यहाँ तो शासन नहीं था, ये तुर्की में इसने अटैक किया। तुर्की में मुस्लिम्स रहते थे, और उस वक्त एक खलीफा की पोस्ट थी जो कि रिलीजियस लीडर माना जाता है। तो वो एक तरह से ख़त्म होने पे आ गई थी, डेंजर होने पे, मतलब एकदम खतरे में थी वो पोस्ट। तो कोई भी नहीं चाहेगा जैसे कि उसके यहाँ जो रिलीजियस लीडर है उसकी जो पोस्ट है वो खतरे में आए। तो बेसिकली हमारे इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने उसको प्रोटेस्ट किया था, बेसिकली उसके आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये खिलाफत आंदोलन की सवाल कितने बनेंगे, ये खलीफा से शायद इतनी ना बने। देखो सवाल ये बनेगा कि आपका कहाँ पर शुरू होती है, खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत बॉम्बे में होता है, 1919 में होता है। इसे अली ब्रदर्स करते हैं, वाई अली ब्रदर्स। आपसे पूछ लिया है किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। अली ब्रदर्स का नाम क्या था, तो एक भाई का नाम था शौकत अली, एक भाई का देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक नाम था मोहम्मद अली, एक था शौकत अली। इन दोनों ने किया था, ठीक है। और इसको जो आपका ये खिलाफत मूवमेंट था, इसको सपोर्ट किया था गांधी जी ने, और बहुत सारे लोगों ने इसे सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि ऐसे दिखाने, मतलब ये मैसेज जाए कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी है, कि हम मुस्लिम्स, अगर मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त हम अंग्रेजों से तो लड़ ही रहे थे, साथ में हिंदू मुस्लिम भी बहुत चल रहा था, ठीक है। जब मतलब हिंदू हिंदू और मुस्लिम्स में भी दंगा हो रहे थे, तो ये दिखाने के लिए, ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए महात्मा गांधी और बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो ये चीज़ें सपोज पता होनी चाहिए खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड, और इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में इतना मोर देन इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन इंडिया। देखो अभी हम पढ़ के आए पार्क्स एक्ट, दो पढ़ाया था मैंने, एक आर्म्स एक्ट पढ़ाया था आपको अभी, ठीक है, एक आर्म्स एक्ट पढ़ाया था जो 1878 में आता है। कब आता है? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ लिटन बोलेंगे, ठीक है, लिटन के टाइम पे आता है। और ये 1878 हो गए। एक बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, मैंने जो बताया था आपको, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था आपका, कब? 1878 में। तो ये बात भी पता होना चाहिए। इस टाइम वाइस रॉय कौन था? इस टाइम वाइस रॉय था आपका लिटन। वाइस रॉय कौन था? वाइस रॉय था आपका लॉर्ड लिटन, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए भारत में शस्त्र अधिनियम, मतलब बेसिकली, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया था ना कि आर्म्स एक्ट क्या है। बेसिकली ये था कि जो आर्म्स एक्ट लाके इतना कर दिया था कि कोई आर्म्स रख ही ना पाए, मतलब हथियार रख ही ना पाए, और बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। एक तरह से जो इंडियंस थे वो हथियार ही ना रख पाए, इसलिए ये आर्म्स एक्ट लेके आया था। बहुत चालाक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें उनकी साजिशें थी। लेकिन चलो ठीक है, हमें तो पढ़ना है। अगर आपसे पेपर में वैसे पूछता नहीं है आर्म्स एक्ट क्या था, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए थे कि अगर आप कोई भी अपने शस्त्र रखना चाहते हो तो उससे रिलेटेड बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए थे। मैं देखो वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया द टर्म संधि विग्रह का वाज यूज टू रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो आपका एंशियंट पीरियड था उसमें जो संधि विग्रह का था, एक बार हम हिंदी में पढ़ देते हैं। भारत में प्राचीन काल में संधि
विग्रह का शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो देखो ये किया जाता था मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ये युद्ध और शांति मंत्री के लिए हम क्या कर यूज करते थे, संधि। अब देखो संधि, संधि से आप याद कर लो कि संधि, अब कोई वॉर हो रहा है, ठीक है, कोई वॉर हो रहा है, उसको अगर पीस करना है, उसे पीस मतलब उसे शांत करना है, तो हमें संधि कर देते थे पहले राजा। ठीक है, ये संधि कर ली कि ठीक है भाई, लड़ो मत, ये टेरिटरी पे तुम काम कर लो, ये टेरिटरी पे हम राज कर लेते हैं, इस तरह से ही होती थी। तो बेसिकली संधि से आप शांति मंत्री, इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हो, और इसमें एज सच कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, और कोई इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल? इंडिया का जो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल है किसने, अभी देखो हम पढ़ के आए थे कि जो ज्योतिराव फुले हैं, ज्योतिराव फुले, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ज्योतिराव फुले, जिनकी एक किताब है कौन सी, गुलामगिरी, इनकी एक किताब है गुलामगिरी। इन्होंने एक सोसाइटी फाउंड की, कौन सी फाउंड की सोसाइटी, तो इन्होंने जो सोसाइटी फाउंड की, क्या नाम था उसका, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज इन्होंने फाउंड किया। और इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले, जो फर्स्ट टीचर, फर्स्ट फीमेल टीचर भी हैं भारत की, और उन्होंने फर्स्ट गर्ल स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर, पुणे में। कब किया था, मेरे साथ बोलो, 1848 पुणे में। ठीक है, तो किसने किया था, आपका सावित्री बाई फुले। जब हम चीज़ों को इतना डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी सवाल बनाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है, 1860 आईपीसी रिपील्स द इंडियन पीनल कोड। 1860 आईपीसी भारतीय दंड संहिता को निरस्त करता है, कि मतलब जो 1807 पहले आईपीसी जो चल रहा था उसे कौन, कौन सा बिल है जो करता है। अच्छा, ये करंट का सवाल है। बेसिकली पहले से देखो हमारे यहाँ 1860 की जो आईपीसी है वो लगती आ रही थी, उसके बाद अभी 2023 में भी एक बिल पास हुआ था, भारतीय न्याय संहिता बिल। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बिल पास हुआ था जिसने इसको रिप्लेस किया है 1807 आईपीसी को। तो हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। ठीक है, हाँ, यही है। ठीक है, तो और इसमें एज सच याद करने का कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। जस्ट वेट अ सेकेंड। 14 में, अच्छा ये मैं, ये तो आप गया, ये हमें इसके ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और उषा मेहता फ्रीडम फाइटर थी, सरोजनी नायडू, लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित, सब। एक सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा ना, सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आपसे पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि नाइटेंगल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को जाना जाता है, ये बात पता होना चाहिए। और ये जो टाइटल है ये किसने दिया था सरोजनी नायडू को, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनकी कुछ किताबें हैं, सरोजनी नायडू ने जो किताबें लिखी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक है ब्रोकन विंग्स, काफ़ी अच्छी किताब है, कभी पढ़ना, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, इसमें सॉन्ग्स ऑफ लव, लव, डेथ और डेस्टिनी, इनसे रिलेटेड गाने लिखे हुए हैं इन्होंने। उसके बाद एक आपकी किताब है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सब पूछी जाती हैं किताब, ठीक है, ऐसे नहीं करा रहा हूँ। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और एक इनकी किताब थी, एक और इन थी, द वर्ड ऑफ टाइम, द वर्ड ऑफ टाइम, ये भी सरोजिनी नायडू की किताब है। अच्छा, ये आ, देखो आईएनसी के बारे में चलो मैं जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, है ना, अभी तुम बोलोगे कि भैया आईएनसी बताया नहीं है। जैसे जिनको पता है उनको पता है एक बात, कि ये जो आईएनसी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर वाले सेशन में। लेकिन ये चीज़ें जब मैं कराऊंगा, यहाँ लिख लो इनके, जब इनके बारे में लिख लो, समझ आपको जब आ जाएगा, जब मैं आपको अभी किसी क्वेश्चन में हम वो देखेंगे, आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे स्थापना हुई, उसकी सारी चीजें इसमें लिख लो। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में बनी थी। और ये सेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था।
तो चलो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम इस लेक्चर में टोटल 15 क्वेश्चंस देख चुके हैं और ऐसे ही हम टोटल 200 क्वेश्चंस देखेंगे और इन 200 क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रहे होंगे और इससे बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड। आप सभी से एक गुजारिश है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपनी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो आपकी फ़ीडबैक करती है, आपका ओपिनियन करता है। आपका फ़ीडबैक क्या है इस लेक्चर के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।